हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स। तो फोर्स अभी तक हमने पढ़ते आए हैं, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। तो अगर मोर प्रिसाइजली हम बात करें तो फोर्स हो गया इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन हो सकता है पुश और पुल के फॉर्म में, या एक ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट के उसके इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन हो सकता है। तो फोर्स क्या होगा, पुश और पुल है, इंटरेक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच या ऑब्जेक्ट या और इन्वायरमेंट के बीच। ठीक है। अब फोर्स क्या सकता है, तो कंसिक्वेंस ऑफ फोर्स होगा, या वो इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है या स्पीड को घटा सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो सपोज कि मान लो एक कार जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है। तो हम फोर्स लगा के इसका स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, या इसके अपोजिट में फोर्स लगा के इसकी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। तो ये फोर्स क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। दूसरा, अगर कोई मूविंग बॉडी है उसको हम फोर्स लगा के रेस्ट में ला सकते हैं। तीसरा, उसके डायरेक्शन और मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर ये कार इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसके फोर्स लगा के इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्स की यूनिट की। तो यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट जो है वो होगा न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट डायन होता है, पता है होगा आपको, 1 न्यूटन में कितने डायन, 10⁵ डायन्स होते हैं। ठीक है, डायन्स है क्या, सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट पता होगा, एसआई यूनिट पता होगा। ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। डायन्स में सीजीएस मतलब इसमें लेंथ जो मेजर होगा वो सेंटीमीटर में, मास जो मेजर होगा वो ग्राम में। ठीक है, टाइम का सेकेंड। अब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे तो वो वेक्टर कहलाता है। फोर्स जो है वो सारे प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो फोर्स वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हमने जनरली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है कांटेक्ट फोर्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा और उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा कांटेक्ट फोर्स। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच चार्ज है, अगर उसके बीच अगर कोई फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो मास के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स, अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अब आते हैं कांटेक्ट फोर्स को, नॉर्मल और फ्रिक्शन की बात करें तो देखो, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड में के कांटेक्ट में है, तो इसके बीच कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट होगा। तो कांटेक्ट फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा। मान लो कांटेक्ट फोर्स अगर या तो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है या पैरेलल नहीं लग रहा है, तो किसी एंगल पे लगेगा इस तरह से, तो इसका
इसका जो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा किसका, कांटेक्ट फोर्स का, तो उसी को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स क्या हुआ, कांटेक्ट का परपेंडिकुलर में जो फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट, उसको वो होगा नॉर्मल फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट हुआ, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट को हम बोलेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि नॉर्मल फोर्स जो कांटेक्ट है ना, ये कांटेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से 90 डिग्री की एंगल बनाएगा। फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट के पैरेलल होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कांटेक्ट के पैरेलल होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब बात करें टेंशन का, तो टेंशन क्या है कि अब कोई भी किसी भी ब्लॉक को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक स्ट्रिंग के सहारे खींच रहे हो उसको आगे की ओर, तो ये जो स्ट्रिंग जो होगा, ये रस्सी जिसने जितने फोर्स लगा के खींचा है ना, इसी को हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, टेंशन क्लियर है, किसी ब्लॉक को या किसी ऑब्जेक्ट को आप एक रस्सी के सहारे खींच रहे हो, ये रस्सी जो जितना ही फोर्स लगाएगा उसी को हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, अभी के स्टैंडर्ड पे इतना ही जानना है आपको। नेक्स्ट आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, या इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि हम एक नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाएं। ठीक है, first law can also be stated as if the net external force acting on a body is zero, only the body remains at rest। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और इस पे हमने जो नेट फोर्स लगा रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो जीरो है तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये याद रह गया कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। यहीं से आपको एक आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, रेसिस्ट करता है अपने स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, इसमें भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट को स्टेट चेंज करने में उसको रेसिस्ट करेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में रेसिस्ट करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उस पे लगने वाले आप सारे फोर्स को दिखलाओगे तो वही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे आपको सारे फोर्स जो लग रहा है वो आपको दिखाना है। तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी, मतलब इसके वेट का जो वेट है, ग्रेविटी बोलो, वेट mg, वो किधर लगेगा, ग्रेविटी जो फोर्स है, वेट हमेशा नीचे की ओर होता है क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसको खींच रहा होगा, तो वेट हमेशा नीचे। अब इस पे देखो नॉर्मल, नॉर्मल कब कहाँ लगेगा, तो नॉर्मल लगेगा इस जो कांटेक्ट है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉर्मल हो गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसका जो अब एविडी बनाओगे तो इस पे दो फोर्स आपको दिखाना होगा, एक क्या होगा, एक नॉर्मल, दूसरा mg, वेट। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में वही होता है कि इसमें लगने वाले सारे फोर्स को आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो। तो अब फिर नॉर्मल को अच्छे से समझते हैं। तो नॉर्मल है,
It is the component of contact force perpendicular to the surface. अभी तक हमने यही बात किया कि परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा? तो इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इन कांटेक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली कंप्रेस कर रहा है। तो ये मास जो है इस पे कंप्रेस इसको कर रहा है, तो कितना स्ट्रांगली कंप्रेस कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल के लिए क्या है कि आपको पहला कंडीशन टच इज नेसेसरी, मतलब दो कांटेक्ट को बीच टच होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इसमें आपको प्रेस्ड एक अगेंस्ट मतलब प्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, इट ट्राई टू कंप्रेस द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब ये जो नॉर्मल जिस पे भी लगेगा उसको क्या करेगा? उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो अगर ब्लॉक की बात करो तो ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा? तो ब्लॉक पे नॉर्मल अगर इधर लगेगा तभी तो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ना, तो इसलिए ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा। ठीक है। अगर आप ग्राउंड की बात करो तो ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लगेगा? ग्राउंड पर नॉर्मल डाउनवर्ड लगेगा। डाउनवर्ड उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में उसको कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो देखो इस वाले का है इस पे, तो इसके कांटेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे हो गया नॉर्मल। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो इस पे जो नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, ये कांटेक्ट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांटेक्ट कुछ इस टाइप से बन रहा है, तो इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो इस डायरेक्शंस में लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है इसका हॉरिजॉन्टल में भी कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल में भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल यहाँ पे इसमें लगेगा। हम्म। तो अब कुछ नॉर्मल फोर्स निकालने वाला सवाल कर लेते हैं। तो देखो इसमें आपको निकालना है, तो अगर इसकी एबीडी बनाओगे आप 5 kg का, तो 5 kg का अगर नॉर्मल निकालोगे तो इसमें नॉर्मल लगा दो, एबीडी बनाओ तो नॉर्मल, इसका वेट नीचे की ओर, तो वेट हो गया वेट इक्वल्स टू mg, तो मास है 5 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो अगर ये रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो रेस्ट पे रहे, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो हो, तो यहाँ से क्या होगा कि नॉर्मल जो होना चाहिए वो वेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये दोनों फोर्स तक, अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट कर रहा है तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल वेट के बराबर हो जाएगा और ये हो गया 50 न्यूटन। ठीक। इस क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसमें 2 kg के लिए देखो, नॉर्मल 2 kg के लिए बनाओगे, 2 kg वाले के लिए आप नॉर्मल उसका नाम n1 दे दो और इसमें इसका वेट इक्वल्स टू 2g। तो यहाँ से नॉर्मल n1 जो हो गया वो हो गया 2g, दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है। अब 5 kg पे चलो, तो 5 kg पे दो नॉर्मल लगेंगे, एक तो 2 kg वाला लगा रहा होगा वो कितना होगा n1,
5 kg के कारण ग्राउंड के कारण नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। ग्राउंड के कारण इस पे नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। इसका मास है 5g, तो वेट नीचे 5g यानी 50 न्यूटन। तो अब देखो N1 और ये 50 न्यूटन वेट दोनों डाउनवर्ड लग रहा है, N2 अपवर्ड लग रहा है। तो N2 बैलेंस कर रहा है ये दोनों का, तो ये हो गया N1 प्लस 50 न्यूटन, और ये इसकी वैल्यू आएगी 50 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, तो N2 70 न्यूटन, ठीक है। अब ये सवाल करो, तो इसमें पहले 2 kg के लिए बनाओ, तो 2 kg के लिए हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल इसका नाम N1 रख दो, वेट नीचे 2g दैट इज 20 न्यूटन, तो N1 हो गया 20 न्यूटन। अब 3 kg वाले का FBD बनाओ, तो 3 kg वाले के लिए N1 नीचे, mg इसका 3g नीचे, N2 ऊपर, तो यहाँ से N2 जो हो जाएगा N1 प्लस 3g, ठीक है। N1 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, तो ये आ गया 50 न्यूटन। अब है इसका 5 kg वाले का FBD बनाओ, तो ये 5 kg वाले का FBD हो जाएगा आपको N3, N2 इस पे लगेगा, और 5g यानी 50 न्यूटन नीचे, तो यहाँ से N3 इन दोनों का N2 प्लस 50, N2 है 50 न्यूटन और ये है 50 न्यूटन यानी 100 न्यूटन, ठीक है। आपको ये क्लियर हो रहा है ना कि इसमें नॉर्मल नीचे की ओर क्यों लग रहा है, तो जब इसमें ऊपर की ओर लगेगा तो इसके बीच, इसमें देखो ये जितना फोर्स से इसको कंप्रेस करेगा उतना ही ये इसको कंप्रेस करेगा, तो इसलिए N2 इस पे नीचे की ओर लग रहा है और 3 kg वाले पे ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें क्या नॉर्मल, तो नॉर्मल हमने पढ़ा है अभी कि कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में लगेंगे, तो N हो गया, mg हमेशा नीचे की ओर, तो 5g नीचे, ये एंगल कितना हो गया, तो ये 37, तो ये 53 डिग्री, 90 माइनस 37 करोगे 53 डिग्री होगा। तो अब ये 53, तो ये भी कितना 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये mg 5g का इसका जो कंपोनेंट इसके अलोंग जो बैलेंस आउट इसको करेगा वो यही वाला कंपोनेंट बैलेंस आउट करेगा, तो mg का कितना आएगा, तो mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा यानी cos 37 डिग्री, वैल्यू रखो 5 इंटू 10, cos 37 का वैल्यू हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 40 न्यूटन, ठीक है। बस आपको देखना है कि ये नॉर्मल को जो बैलेंस आउट कर रहा है मतलब कौन सा कंपोनेंट, तो कॉस वाला आएगा, तो इसलिए नॉर्मल कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। अभी इस क्वेश्चन में है कि ये एंगल 60 डिग्री है, इसमें नॉर्मल, तो इसमें देखोगे यहाँ पे कांटेक्ट है और ये कांटेक्ट है, तो ये दोनों इसमें नॉर्मल इस डायरेक्शंस में और इसका परपेंडिकुलर इसमें,
एन, और इसमें भी एन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो जितना इधर लग रहा होगा उतना ही इधर लग रहा होगा। ठीक है, एम जी नीचे की ओर। अब देखो ये वाला कंपोनेंट निकालो, ये एंगल आपको निकालना होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो ये एंगल अगर 60 है, तो एंगल हम निकाल लेते हैं। ये एंगल 30 हो जाएगा, तो ये एंगल फिर 90 है, तो ये एंगल 60 है, ये 30 तो ये 60, तो फिर ये 30 और ये 60। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला नॉर्मल का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस आउट कर रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये n है तो n cos 60 डिग्री। n cos 60 डिग्री, और इसका भी cos 60 डिग्री वाला जो ऊपर पार्ट आएगा वो भी आ जाएगा, तो प्लस n cos 60 डिग्री इक्वल्स टू mg। तो दोनों को सम करोगे तो यहाँ से आएगा 2n cos 60 की वैल्यू 1/2 mg, यानी n आ गया mg की इक्वल्स हो गया, यानी 5 इंटू 10 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें बस आपको एंगल सही से कैलकुलेट करना है। अब आते हैं कि टेंशन क्या होता है। टेंशन जो है इन स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने देखा है कि वो दो चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। अब ये एराइज कब होता है, जब स्ट्रिंग को पुल्ड करते हो, मतलब किसी भी चीज को आप रस्सी से पकड़ के खींचते हो, तब जाके वो टेंशन लगता है। अगर मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पुल्ड, टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। अब टेंशन ये क्या है, पुलिंग नेचर का फोर्स है, मतलब ये इसको इससे अब मतलब अवे लगता है, मतलब इसको बाहर की ओर खींचना चाहेगा। तो इस पे अगर आप टेंशन देखोगे तो इस पे अगर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा 2 kg मास पे। ठीक है, ये मान लो कि ये टेंशन T1 है, इस रस्सी के कारण जो इसको खींच रहा है इसका T2 हो गया। अब इसका एवरीडे बनाओ तो वेट किधर होगा, नीचे, तो वेट हो गया 2 kg नीचे की ओर। ठीक है, अब आप इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, तो ये कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इसमें T2 का कोई भी हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, जो कंपोनेंट आएगा सिर्फ T1 का आएगा। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखोगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसके कारण वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो मतलब T1 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू 20 न्यूटन, 2g 20 न्यूटन। तो T1 cos 34 का 37 डिग्री का वैल्यू लिखो, 4/5 20 न्यूटन। तो यहाँ से T1 आ गया 20n इंटू 5/4, यानी 25 न्यूटन। ठीक है, T1 आएगा। अब हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम, हॉरिजेंटल में भी कोई मोशन नहीं है, तो हॉरिजेंटल में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए।
तो T2 को बैलेंस कौन करेगा? तो T2 को बैलेंस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेगा। तो ये T2 हो जाएगा T1 sin 37 डिग्री यानी 3/5। तो 25 न्यूटन इंटू 3/5 ये आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एफबीडी बनाना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाओ। वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो कर दो, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो करो। हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो T2 को बैलेंस इसका कॉस वाला कंपोनेंट, ये साइन वाला कंपोनेंट कर रहा है इसका, और वर्टिकल में mg को बैलेंस T1 का कॉस वाला कंपोनेंट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन्स की सेकेंड लॉ। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ स्टेट्स क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, मतलब फोर्स जो होगा वो क्या है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से ये आता है कि सेकेंड लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब यहीं से आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा मास इनटू चेंज इन, मान लो फाइनल वेलोसिटी mv हो गया तो mv माइनस mu बाई t। m अगर कॉमन लोगे v माइनस u बाई t, और ये क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि v माइनस u बाई t ये एक्सेलरेशन होगा तो ma। तो यहीं से हमें पता चलता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अब हम इसके अप्लाई करके ये जो ब्लॉक सिस्टम है इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन लगेगा। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल कितना होगा इन दोनों ब्लॉक के बीच। ठीक है, तो 50 न्यूटन, पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, मास कितना है 5 kg, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आप 3 kg का एवरीडी बनाओ, तो 3 kg का एवरीडी बनाओगे तो आप दिखाओगे, और सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स दिखाओ। तो हॉरिजॉन्टल में एक क्या लगेगा, बस एक ही फोर्स लगेगा जो कि नॉर्मल लगेगा 2 kg मास के कारण। तो 2 kg मास के कारण जो इस पे नॉर्मल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा। ठीक है, ये 3 kg है और ये जा रहा है किधर, आगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है एक्सेलरेशन से। तो आप इस पे फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो N इक्वल्स टू क्या होगा, नेट फोर्स तो N लग रहा है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आ गया 30 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल इन दोनों के बीच कितना लगेगा 30 न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए, आप मान लो इसके लिए हम एफबीडी बना के लिखेंगे देखेंगे, तो इस पे एफबीडी बनाओगे 2 kg पे तो 50 न्यूटन इधर दिखाओगे, इधर लगेगा एक नॉर्मल, इधर जाएगा ये कितना से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप इस पे नेट फोर्स देखो, तो नेट फोर्स कितना हो गया 50 माइनस n, जा कितना रहा है 2 इंटू 10 न्यूटन। तो यहाँ पे इसके भी नॉर्मल निकालोगे, 50 माइनस 20 न्यूटन करोगे, आएगा कितना 30 न्यूटन। तो दोनों के एफबीडी बनाने से और फोर्स इक्वेशन लिखने से सेम आंसर आया, नॉर्मल 30 न्यूटन।
ठीक है। अब इसमें निकालना है एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। तो ये हो गया 1 kg 2 kg 3 kg, तो टोटल मास कितना हो गया? 2 1 3 3 6 kg। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स यानी 120 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 kg, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। 3 kg का एबीडी बनाओ। तो 3 kg पे सिर्फ नॉर्मल लग रहा है, इसका नाम N1 दे दो। तो N1 इक्वल्स टू 3 kg जा रहा है आगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो N1 जो निकल के आ गया 20 × 3 यानी 60 न्यूटन। अब इसका एबीडी बनाओ 2 kg का। तो 2 kg का जो एफबीडी बनाओगे तो एक नॉर्मल इधर लगेगा, इसके कारण इसका नाम N2 दे दो। एक 3 kg वाला के लगेगा जो N1 ही होगा। ठीक है, ये है 2 kg। ये जा रहा है आगे कितना से? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। फोर्स इक्वेशन लिखो। तो नेट फोर्स N2 इधर है, N1 इधर है, तो माइनस करोगे N2 माइनस N1 इक्वल्स टू 20 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो N2 आ जाएगा N1 प्लस 40 न्यूटन। N1 की वैल्यू 60 रखो, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है। ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें 3 ब्लॉक है ए बी एन सी ऑफ मास 4 kg 2 kg एंड 1 respectively are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B. इन दोनों के बीच A और B के बीच पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो टोटल मास निकालो। तो टोटल मास आ गया 4 4 2 6 1 7। फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 14 न्यूटन डिवाइडेड बाई 7 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब है ए और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का एबीडी बनाओ। तो ए का एबीडी बनाओगे तो 14 न्यूटन इधर लग रहा है, इसका मास है 4 kg। और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ए एंड बी के बीच पूछ रहा है वो ये निकालना है, नॉर्मल एन लगेगा और आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फोर्स इक्वेशन लिखो। 14 न्यूटन माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 × 2। तो एन हो जाएगा 14 न्यूटन माइनस 4 दूनी 8 न्यूटन यानी 6 न्यूटन आ गया। तो ये हो गया डी। तो अब इनका काम क्या है कि पहले एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद सबका अलग अलग एबीडी बनाओ, उस पर सारे फोर्स दिखाओ। उसके बाद फोर्स इक्वेशन जो कि होता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a thief jumped from a building with a box of mass 20 kg on his head. During the fall, the weight of box filled by thief is 0. Mass and weight of an object are constant everywhere. तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होगा कि मास तो कांस्टेंट एवरीवेयर रहता है, लेकिन वेट जो है वेट नहीं रहता है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा? वैरी करेगा। ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा? फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट जो है a thief jumped from a building with a box of mass
और ड्यूरिंग द फॉल वेट ऑफ थी। तो जब देखो अगर इसमें हम्म तो बेट जो है ना, बेट क्या होगा, जो नॉर्मल लगाएगा वही तो क्या होगा, उसको फील्ड मान लो ये बेट क्या होगा, इस पे जो थीप जो फील करेगा बेट, वो क्या करेगा थीप पे, ये क्या कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। थीप पे बॉक्स कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल। तो अब है ये नॉर्मल हो गया। तो और ये नीचे जा रहा है, अगर मान लो फ्री फॉल है तो नीचे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। तो अब अगर आप फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स इक्वेशन क्या होगा, इस ब्लॉक बॉक्स का एबीडी बनाओगे तो इस पे एक नॉर्मल ऊपर जो थीप को मतलब थीप लगा रहा है, इसका वेट एम जी, और ये ए जी से नीचे आ रहा है। तो नेट फोर्स मान लो क्या हो गया, अगर नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस एन इंटू मास इंटू एक्सलेशन करोगे, एक्सलेशन क्या होगा, जी एम जी। तो एन जो क्या आ गया, एम जी माइनस एम जी, जीरो। तो नॉर्मल जीरो आ गया, तो यही वेट तो फिल जो थिफ कर रहा है वो नॉर्मल कर रहा है, और नॉर्मल कितना आया, जीरो। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, ये मतलब ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी देख लिए वेट क्या है, जीरो है। तो तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है। आपको और भी पता है ना कि मास मतलब ग्रेविटी जो है हर जगह अलग अलग रहता है। तो जी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो वेट क्या होगा, चेंज होगा, वेट क्या होता है, एम जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री ब्लॉक पी क्यू आर है of mass 5 kg, 3 kg and 1 kg respectively are in a contact on a frictionless surface as shown in the figure। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है। 5 kg, 3 kg, 1 kg। ठीक है। इधर से आप लगा रहे हो 18 न्यूटन फोर्स। पूछ रहा है कि P और Q के बीच कांटेक्ट फोर्स बिटवीन कितना होगा, बिटवीन P एंड Q, इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स है वो निकालना है। तो ये आप सॉल्व करो, होमवर्क रहा, और बताओ, मैसेज करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है। तो नेक्स्ट में बाकी जो बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।